हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन इन केस ऑफ कैविटी। अगर कोई मेटेलिक अपने पास में कंडक्टर है और उसमें कैविटी है तो उसकी वजह से चार्ज इंड्यूस कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा चार्ज का, ये वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, समझो बेटा होगा क्या। मान लो मैंने ये माना कि ये इस टाइप के कोई मेटेलिक, ये मैंने मान लिया कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है बेटा, ऐसे ये कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर लेट से ये कैविटी हो गई। ठीक है, ये कैविटी है इस कंडक्टर के अंदर, यानी कि मेटल जो होगा वो यहाँ ऐसे ये रहा। अब क्या है, अब मैंने लेट कर लिया कि सपोज मैंने कोई चार्ज दे रखा है बेटा, कितना, लेट से चार्ज जो है यहां पर मैंने चार्ज दे दिया, एक कोई चार्ज रख दिया -Q। कैसा चार्ज रख दिया बेटा, -Q। तो इस -Q चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पर की सरफेस पर कितना कितना चार्ज आएगा। अब समझो बेटा, ये जो -Q चार्ज होगा वो ये जो कंडक्टर है इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। भाई ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर यानी मेटल है, कंडक्टिंग सरफेस यानी मेटल है, मेटेलिक सरफेस है। अब क्या करेगा, इसके जो बल्ब के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचने की कोशिश, वो -Q चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके बल्ब के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें रिपेल करने की कोशिश करेगा। और अगर यहां मैं पॉजिटिव चार्ज बेटा रख देता तो पॉजिटिव चार्ज क्या काम करता, इसे खींचने की कोशिश करता। तो मैंने अभी मान लिया चलो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर यहां आ चुके होंगे। तो इसका मतलब इसकी इनर सरफेस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे इसके, वो आ चुके होंगे बेटा इनर सरफेस पर। ऐसे इसने खींचने की कोशिश करी और इलेक्ट्रॉन्स यहां ऐसे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। अब बेटा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हालांकि यूनिफॉर्मली, मैंने बात बताई थी कि जहां पर देखो यूनिफॉर्म, तो इसका सरफेस जो है सिमेट्रिक तो है नहीं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। सरफेस इसकी कैसी है, सरफेस ही नॉन यूनिफॉर्म है, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा ज्यादा होगी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का क्या होगा, कम होगा, और जिधर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहां पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा और कहीं पर कम होगा। तो इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा कितना, -Q, और कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो चुका है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो जरा, उसके बाद मैं अगर बात करूं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कंडक्टर के अंदर जो बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी कंडक्टर के, वो कितना होता है, 0। अब एक बच्चा बोला सर ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, ये मुझे नहीं पता है कि यहां पर कितना होगा या यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, लेकिन है तो कुछ ना कुछ, और वो होना कितना चाहिए बेटा, वो होगा -Q। तो ये जो सरफेस है इस पर चार्ज आ चुका है -Q, यहां पर चार्ज कितना आ चुका है, -Q। बच्चे के दिमाग में आई सर आपने ये कैसे कह दिया कि इक्वल चार्ज आ गया। हाँ बेटा आएगा इक्वल चार्ज, वो बताओ क्यों आएगा। इसलिए आएगा इक्वल चार्ज क्योंकि यहां पर ये जो चार्ज है स्मॉल q, इस स्मॉल q से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे ऐसे, सॉरी ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगे। और जितनी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलेंगे ना, उतनी ही नेगेटिव की तरफ पहुंचेगी, बाहर तो नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं चलेंगे, इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंच रहे, तो फिर गई कहां, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकली और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो गए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी थी कि पॉजिटिव
चार्ज से निकलती थी और नेगेटिव पर क्या हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी। तो यहाँ सारी की सारी टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जितना इस नेगेटिव चार्ज के पास फ्लक्स है उतना ही तो पॉजिटिव के पास फ्लक्स है पहुंचा है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का है, जैसे मैं कहूं कि 5 कूलम चार्ज है तो 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे वो -5 कूलम चार्ज की तरफ पहुंचेगी। तो जितनी +5 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे उतनी ही उसकी तरफ पहुंचनी चाहिए। तब तो ये कहेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है भाई। +5 कूलम से निकलने वाली -5 कूलम तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन सेम होगी। जितना फ्लक्स +5 कूलम से निकलेगा उतना ही पहुंचेगा। अगर मैं कहूं यहाँ चार्ज है बेटा कोई +5 कूलम और नेगेटिव चार्ज है -4 कूलम, तो +5 कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेगी ज्यादा और इस पर पहुंचेगी उतनी नहीं, कम पहुंचेगी। तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है चीज कि चार्ज कितना है। अगर चार्ज ज्यादा है ये तो ज्यादा पहुंचेगी, कहीं और से आ रही होंगी, और कम है तो कम पहुंचेगी। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकली वो यही टर्मिनेट हो गई। जितनी निकली सारी की सारी यहां टर्मिनेट हो गई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इसके बाहर तो नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकली उतनी फील्ड लाइन नेगेटिव में टर्मिनेट हुई और उतनी ही टर्मिनेट हुई। इसका मतलब ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम। तो अगर यहां पर चार्ज +Q रखा है तो इधर चार्ज कैसा होगा, -Q। हाँ, इसकी इरेगुलर शेप है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं बता सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ज्यादा, उस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी तो कम होगी, उधर चार्ज कम होगा। और जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां पर तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, इस +Q चार्ज ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यानी नेगेटिव चार्ज को इस सरफेस पर ला दिया। तो जहां से नेगेटिव चार्ज टूट करके आया होगा दूसरी तरफ बेटा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही। तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कितना चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ये भी देखो सरफेस कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो यहां पर भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। कितना होगा भाई, जितना नेगेटिव यहां पर आया उतना ही तो उधर पॉजिटिव आया होगा। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज कितना होना चाहिए, +Q। अब मेरे ख्याल से छोटी सी बात बच्चों के समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया। अभी आगे मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो गॉस थ्योरम से भी इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये छोटी सी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। अच्छा, एक चीज और बेटा ध्यान दो, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर वाले चार्ज तक पहुंच रही है। बच्चा बोले सर बिल्कुल नहीं पहुंच रहे। बाहर वाले चार्ज की जो पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसकी फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं। और अगर इसकी फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है तो इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, ये वाला जो चार्ज है, अंदर जितना चार्ज होगा इस सरफेस के अंदर, वो बाहर वाले चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। भाई चार्ज तो आ रहा है लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा। अंदर वाला चार्ज जो है वो बाहर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अगर ना भी समझ में आई तो मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर के बातें समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और इन सारी बातों को हम लोग समझ लेंगे। ध्यान देना बेटा, समझे बात को। मान लो मैंने कहा कि यहां कोई ऐसे, मैंने ऐसे ही कोई सरफेस ले ली बेटा, इस तरीके से। ये कोई सरफेस है, ऐसे मान ली कोई सरफेस है, ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है। और कैविटी मैंने इस बार में बोल दी बेटा स्फेरिकल कैविटी। एग्जाम्पल लेकर के अच्छे अच्छे समझेंगे तब बात ज्यादा समझ में आएगी। मैंने कहा ये कैविटी कैसी है, स्फेरिकल कैविटी है। ये जो कैविटी है वो कैसी है, स्फेरिकल कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है। इसके जस्ट पूरे सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया बेटा, स्मॉल q, एक स्मॉल q चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया। और ये रहा इस कंडक्टर का बल्क, यह है बल्क ऑफ दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर का बल्क। कंडक्टर का अगर ये बल्क है तो इस बल्क के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कितना होगा, 0।
ये भी बात क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो जरा, मैं ये बोलूं कि मैंने यहां पर जो चार्ज दिया है वो प्लस क्यू दिया है, तो क्या काम होगा बताओ? ये प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उन्हें खींचेगा, और खींचेगा तो यहां पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये कहां पर रखा है? बिल्कुल सेंटर पर रखा, और सरफेस तो रेगुलर है, तो इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, भाई रेडियस सेम है हर जगह, और चार्ज से डिस्टेंस भी हर जगह सेम है, तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो जरा, और कितना होगा? बच्चा बोले सर ये तो माइनस क्यू हो गया, तो उतना ही ये जो माइनस क्यू चार्ज यहां पर आया उतना ही चार्ज इसकी सरफेस पर पहुंच चुका होगा। लेकिन एक बच्चा बोला सर मैं यहां पर भी इस मेटल को भी प्लस क्यू चार्ज दिया था, कैपिटल क्यू, और अगर आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया पूरे में ऐसे फैला हुआ कंडक्टर में, तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कंडक्टर के सरफेस में अंदर अगर बल्क में भी चार्ज दोगे तो वो पूरा का पूरा कहां पहुंच जाता है? सरफेस पर पहुंच जाया करता था। क्यों पहुंचा करता था? ड्यू टू रिपल्सन, और अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, टू मेंटेन देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज मेरे बालक सरफेस पर पहुंच चुका होगा। तो प्लस क्यू तो पहुंचा ही है भाई, प्लस क्यू तो पहुंचा ही है, साथ में और कौन सा आया है? ये इधर माइनस क्यू अगर आ गया था तो जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव वाले, उधर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी तो समझ में आ गई है। अब समझे जरा बात को। तो इसका मतलब यहां चार्ज, टोटल जो चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो कितना होगा? बच्चा बोले सर ये पॉजिटिव क्यू, और साथ में इसकी वजह से, इंड्यूस की वजह से यहां पर क्यू प्लस क्यू आ गया। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन बेटा यूनिफॉर्म होगा? बच्चा बोले सर नहीं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब होता जब ये वाला जो चार्ज था, ये वाला जो चार्ज था, जब ये वाली जो सरफेस थी वो स्फेरिकल होती, यानी कि रेगुलर शेप होती। इसकी तो शेप रेगुलर है ही नहीं, हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही तो चार्ज डेंसिटी तो चेंज होगी। तो यानी यहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, रहेगा चार्ज प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा केस करना, ये केस वन हो गया बेटा। देखते जाना क्या क्या हो रहा है। अच्छा सर ज्यादा चार्ज क्या होगा? बेटा ज्यादा चार्ज वहां होता है जहां पर सरफेस शार्प होती है, यहां पर ज्यादा चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर शार्पनेस है तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा क्या हो गई? कम, कर्वेचर ज्यादा है ना, यहां पर हाई कर्वेचर है, इस पॉइंट पर तो हाई कर्वेचर है, सो लो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो सिग्मा क्या था बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, तो सिग्मा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी चार्ज डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज है। इतनी बात भी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ज का कोई मतलब नहीं कि हाँ ये चार्ज रखा है इसकी वजह से इधर जो है यूनिफॉर्मली, अगर ये रखा हुआ है तो इसकी वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो ना बेटा ना। क्यों? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है पॉजिटिव से, वो तो यही सारी की सारी टर्मिनेट हुई जा रही है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? जीरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वहां पहुंच ही नहीं रही, तो इसे इफेक्ट क्यों करेंगे भाई? किसी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कौन करेगा? इस पर लगने वाला फोर्स, और फोर्स कैसे लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पहुंचेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन चार्जेस की वजह से, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उधर नहीं पहुंच रही। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक और बताता हूं, देखो बेटा ध्यान दो, एक और केस लेकर चलो, तो धीरे धीरे ये बात पूरी बात समझ लेंगे अपन लोग कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझो, मैंने मान लिया कि ऐसे
देखो सॉरी एक काम करते रहो, थोड़ा सा और बड़ा बना, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मान लो ये कोई स्फेरिकल कैविटी इसके अंदर बन गई, स्फीयर के अंदर, ऐसे ही स्फीयर था। नेक्स्ट केस देखना बेटा, केस 2, ये केस 2। केस 2 में मैंने बोला कि ये मान लो कैविटी यहां पर है अंदर, और इधर ये बल्ब है इसका, कंडक्टर का, और कंडक्टर का इधर कोई बल्ब है, तो होगा क्या, समझो बेटा बात को। इसमें होगा ये कि इस तरफ मैंने लेट कर लिया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। मैंने कहा मैंने कंडक्टर को कोई चार्ज दिया यहां पर प्लस क्यू, और इस तरफ दे दिया स्मॉल क्यू चार्ज, और अगर यहां स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया, दोनों स्फेरिकल है, कॉन्सेंट्रिक है। कैसे हैं ये, जो है स्फेरिकल कैविटी, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैविटी, और ऊपर वाली ये जो सेल है वो भी कैसी है, मेटेलिक कंडक्टिंग सेल, ये रखा, ऐसा केस है। अंदर बेटा मैंने चार्ज दे दिया इसे प्लस का क्यू, और इसके बल्ब को दे दिया प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज। क्या होगा बेटा इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के साथ में, होगा ये कि अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए चार्ज पूरा का पूरा कंडक्टर में कहां चला जाता था, सरफेस पर, तो वो सरफेस पर पहुंच गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इनकी सरफेस पर जो चार्ज आ जाएगा ये वो नेगेटिव आ जाएगा, और कितना आएगा, बच्चा बोले सर ये तो आएगा अपना माइनस क्यू के इक्वल, यहाँ चार्ज आ चुका होगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर से निकलेगी और यहां पर टर्मिनेट होगी, तो जितना इसका चार्ज होगा उतना ही यहाँ का चार्ज होना चाहिए। अब अगर यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ चुका है, तो इतना ही चार्ज बाहर पहुंच चुका, तो बाहर तो बेटा पहले से ही प्लस का क्यू चार्ज था, तो ये बन जाएगा प्लस का कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, और ये पूरा का पूरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या बात होगी, ध्यान दो। अब मैं बोलूं कि इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस भी सेम हो गई, भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी यहाँ पर हर जगह क्या लगाएगा, इक्वल लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इक्वल अगर फोर्स लगाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर वैसा कैसा होना चाहिए बेटा, सेम, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम हो गया, और बिल्कुल सेंटर पे भी रखा है। और तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बेटा, अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो बाहर डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाहर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि बाहर भी बेटा रेडियस तो हर जगह कैसी है, सेम, तो चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी, तो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरे ख्याल से ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ बातें, अब मैं बात को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो क्या होगा, समझो। मैंने मान लिया कि कोई स्फेरिकल कैविटी है, और ये स्फेरिकल कैविटी जो है, ध्यान देना बेटा, इस बार में कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इस बार में स्फेरिकल कैविटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ऐसे है कुछ इस तरीके से। एक तो ये इधर स्फेरिकल कैविटी जो है वो कॉन्सेंट्रिक नहीं है। तो अगर स्फेरिकल कैविटी कॉन्सेंट्रिक नहीं है, मैंने मान लिया यहां पर ऐसे कुछ, ठीक है, होगा क्या, समझो बेटा बात को बेटा, सॉरी, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ऐसी है, और इसके सेंटर पर मैंने चार्ज दे दिया प्लस का क्यू। ये कंडक्टर का बल्क है, कंडक्टर के बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कंडक्टर को चार्ज दे दिया मैंने प्लस का क्यू, तो अब ये क्या करेगा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। क्या काम करेगा बेटा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा।
अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर खींचने की कोशिश करेगा, ध्यान दो, तो इधर से भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर भी 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 आएंगे, और इसकी पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सर बोले यूनिफॉर्मली क्यों सर डिस्ट्रीब्यूट किए, ये तो कॉन्सेंट्रिक नहीं थी। बेटा तब भी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा चार्ज, ये मेटेलिक सरफेस है ना, ये तो इक्विपोटेंशियल होती है, तो हर जगह जाएगी, और रेडियस क्या है बेटा, सेम है, तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चार्जेस से डिस्टेंस भी हर बार में सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सब के सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाहर भी अगर मान लो यहां से देखी जाए तो इसकी डिस्टेंस है कम इस चार्ज से, इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, कम है, और इधर वाली डिस्टेंस है ज्यादा। ऐसे नेगेटिव की यहां से डिस्टेंस कम है, ज्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले चार्ज का जो अंदर वाले चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो निकल रही पॉजिटिव से, वो नेगेटिव पर पूरी की पूरी कैसी हो जा रही, टर्मिनेट हो जा रही। तो बाहर वाले चार्ज के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वहां तक पहुंच ही नहीं रही। और तो बाहर कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, Q प्लस Q, और ये भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और इधर भी। यानी अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बाहर के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से निकला नेगेटिव तक टर्मिनेट हो गया। बाहर तो कोई इफेक्ट तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये बात लिख सकता हूं कि जो अंदर वाला चार्ज होगा बाहर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, इनसाइड जो चार्ज होगा उसका कोई रोल नहीं है। तो लिख लो, देयर इज नो रोल, नो रोल ऑफ चार्ज inside the cavity, inside the cavity in distribution of outside charge। ठीक है, तो इसे मैंने मान लिया केस 3। अब और देखते हैं बेटा, ध्यान देना, नेक्स्ट केस समझते हैं जरा क्या होगा, समझो बेटा। तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा। नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बेटा कुछ ऐसा है, ध्यान देना इस चीज को। मान लो इस तरीके से बेटा, ध्यान दो। मान लो मैंने कहा कि एक स्फेरिकल कैविटी ऐसे, यार कोई स्फेरिकल ऐसे कैविटी मैंने बनाई, ये बनाते हैं, ठीक है। ये रहा बल्क इसका, कंडक्टर के ये बल्क है। कंडक्टर के बल्क के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। चार्ज को इस बार सेंटर पे नहीं रखा, ये कॉन्सेंट्रिक है कैविटी, लेकिन चार्ज को मैंने सेंटर पर नहीं रखा, चार्ज को मैंने यहां रखा, प्लस क्यू चार्ज, और इसे दे दिया चार्ज बेटा प्लस का क्यू। अब इस प्लस क्यू चार्ज को यहां रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इस चार्ज की जहां से डिस्टेंस क्या होगी, सरफेस से डिस्टेंस जहां से कम होगी, वहां पर तो चार्ज आ जाएगा ज्यादा, और जहां पर ये डिस्टेंस होगी दूर, वहां पर चार्ज आएगा बेटा कम। चार्ज डेंसिटी उधर कम होगी, इधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और आएगा चार्ज उतना ही आएगा, चार्ज तो उतना ही खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ गया माइनस का क्यू चार्ज, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड। बच्चा कहेगा सर आउटसाइड जरा देख लेते हैं,
क्या काम बनेगा? चलो भाई कोई बात नहीं, ये वाला प्लस क्यू चार्ज तो बाहर पूरा का पूरा चला जाएगा, और इस माइनस क्यू अगर इधर आया तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं होगा, वो पूरा सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। बच्चा बोले सर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? बेटा एक तो सिग्मा जो है वो आर के ऊपर डिपेंड करता है, आर हर जगह सेम है। दूसरा अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तो इस वाले चार्ज को इफेक्ट करेंगे नहीं, वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई। इसे मान लेते हैं अपन लोग केस 5, और एक केस बनाते हैं, तेरा ध्यान दो। इस बार में मैंने माना कि कोई बेटा इस तरीके से स्फेरिकल कैविटी बनाऊंगा मैं, एक कोई ऐसे, सॉरी ये है, और इसके अंदर जो है वो ऐसी एक कैविटी है। इधर चार्ज मैंने बिल्कुल बीचों बीच में क्यू रख दिया। अब हुआ क्या, यहां अगर प्लस का क्यू चार्ज दिया तो ये प्लस का क्यू तो सरफेस पर पहुंच चुका होगा, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह तो सर रेडियस चेंज हो रही, इरेगुलर शेप है, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा होगी, आएगा माइनस क्यू ही। तो इसका मतलब अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो? क्या अंदर वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कोई फर्क पड़ेगा? ना बेटा, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो पहुंचेंगे नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा वो कैसा आ जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना आएगा? बच्चे बोलेंगे सर ये तो आ जाएगा कैपिटल क्यू इंटू प्लस क्यू। एक केस और इसमें देखते हैं, अगर मान लो मैंने बाहर वाली जो है ये सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म रखी, अंदर वाली भी सरफेस नॉन यूनिफॉर्म रखी, और अंदर मैंने चार्ज दे दिया बेटा प्लस का क्यू, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसकी वजह से इनकी सरफेस पर चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा? माइनस का क्यू। और बाहर वाली सरफेस, यहां अगर प्लस का क्यू दिया तो बाहर वाली सरफेस हो जाएगा क्यू प्लस क्यू, और इधर भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बच्चे बोलेंगे सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह तो चेंज हो रही, इरेगुलर शेप है। अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा? ये भी इरेगुलर शेप है, तो दोनों जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया अपना केस नंबर 6। एक और बात समझ लेते हैं, एक केस और समझ लेते हैं, तब मुझे लग रहा है कि कैविटी की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। चलो ध्यान दें, मान लो दो स्फेरिकल कैविटी है, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। अगर दो स्फेरिकल कैविटी है, कॉन्सेंट्रिक है, तो इनर और आउटर सरफेस पर कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल पर कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो नेक्स्ट केस लिख लेते हैं बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट केस है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on inner and outer surface of concentric metallic सेल्स। कोई कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल्स है, तो उसकी इनर और आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये अपन लोग को देखना बेटा।
ध्यान देते बेटा, क्या होगा समझो। मान लो ऐसे है, कॉन्सेंट्रिक ऐसे बता दिया सेम बन गया बेटा, ऐसे बना देता, सेम बन जाएगा। ये है कोई एक यार, एक कोई ये है, दूसरी बेटा ये सरफेस है, ये इसकी थिन स्फेरिकल सेल है ना, ये रहे, एक ये स्फेरिकल सेल हो गई, दूसरी ये स्फेरिकल सेल हो गई, ऐसे ये दो स्फेरिकल सेल हो गए। अब अगर अंदर कोई चार्ज मैंने दे दिया, लेट से इसको चार्ज दिया, इस वाली सरफेस को मैंने चार्ज दिया लेट से Q1, इस वाली सरफेस को चार्ज दिया लेट से Q2, और इधर चार्ज मैंने रख दिया प्लस का Q, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा समझो। ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहां अंदर तो आ चुका होगा माइनस Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाहर भी आ चुका होगा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस का Q, और बाहर अगर प्लस का Q आ चुका है प्लस Q1 प्लस Q, तो इधर भी उतना ही चार्ज इंड्यूस करेगा, इसके भी इसको खींचेगा, तो इधर जो नेगेटिव बेटा आएगा वो भी कितना होगा माइनस Q टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q, और ऐसे ही मैं इसके बाहर अगर पहुंचूंगा तो चार्ज कितना हो जाएगा प्लस का Q1 प्लस Q और प्लस का Q, ये चार्ज आ चुका, पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। चलो अब देखते हैं, अब एक टर्म और आता बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगी वो देखते हैं, ध्यान देना बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये है कि मान लो कोई कंडक्टिंग सरफेस थी, इसके अंदर मैंने एक कैविटी दे दी, इस कैविटी के अंदर मैंने चार्ज रख दिए कुछ, लेट से Q1 Q2 कैविटी, और इसके ये बल्क हो गया बेटा, ये हो गया बल्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहां पर Q1 और यहां पर क्या है चार्ज Q2 है, ठीक है। मैंने इधर चार्ज दे दिया, इस पर Q1 दे दिया, इस पर Q2 चार्ज दे दिया। अब क्या होगा, इधर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा नेगेटिव में, ठीक है, यहां जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा माइनस में Q1 प्लस Q2। ऐसे बाहर वाली सरफेस पर भी चार्ज आएगा प्लस का Q1 प्लस Q2, और यहां पर जो मैंने कह दिया दो और चार्ज रखे बेटा Q2 और Q4। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वो देखो बेटा किस पर डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर आएगा नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और इधर चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करेगा Q2 और Q4 पर, Q1 और Q2 पर नहीं करेगा। और ना Q2 और Q4 की वजह से अंदर वाले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जाएंगी वो भी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे वो भी वहां तक नहीं पहुंचे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, मतलब बीच में शील्डिंग हो गई। तो अगर कहीं दो चार्ज रखे हुए हैं, कहीं पर चार्ज रखे हैं, एक यहां रखा है बाहर रखे हैं चार्ज, तो ये इसकी अंदर वाली सरफेस जो इनर सरफेस है, इसे मैंने लेट से मान लिया सरफेस S1,
इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर Q2 Q4 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? Q1 Q2 पर। और इधर सरफेस S2 मान ली, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर बेटा Q1 Q2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका इफेक्ट होगा बेटा? केवल Q2 और Q4 का इफेक्ट होगा। इसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि यहां सील्ड हो गई है, जैसे कंडक्टर लगा दिया, एक सील्ड बन गई और इसने उसे वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होने दिया। ऐसे बाहर वाले की वजह से अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैं ये लिख सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस S1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस S1 डिपेंड्स ऑन, कौन से चार्ज पर डिपेंड करेगा बेटा? Q1 Q2 पर ओनली। इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q2 Q3 Q4। ये Q3 Q4 पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही S2 सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर बेटा? वो Q1 Q2 पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? Q3 और Q4 पर। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस S2 डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा वाला? Q3 एंड Q4 does not depend on inside the cavity charge, does not depend on Q1 and Q2। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। चलो बेटा, अब इससे रिलेटेड अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल निपटा देते हैं। ध्यान देते बेटा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल निपटा देते हैं। समझो जरा क्या है। मान लो कोई कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, लेट्स से कॉन्सेंट्रिक कैविटी है। ऐसा एक स्फीयर है, इसके अंदर ये कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, ठीक है। स्फीयर है, इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक कैविटी है। तो अंदर ये बात पता है कि बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जीरो ही होगा। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया गया बेटा प्लस क्यू, और अंदर कोई चार्ज रख दिया गया। अंदर जो है एक कोई चार्ज रख दिया, यहां तो चार्ज प्लस क्यू दे दिया, और अंदर कोई चार्ज रख दिया गया सेंटर से, लेट से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया गया स्मॉल क्यू, ठीक है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया गया स्मॉल क्यू। इसकी रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर है, और ये रेडियस है बेटा कैपिटल आर। यहां से बी डिस्टेंस पर बाहर एक पॉइंट है, लेट से ए, ये रहा सेंटर सी, ठीक है। और इस पॉइंट की इधर से जो डिस्टेंस है बालक, वो डिस्टेंस दे रखी है बाई, और इस चार्ज से जो डिस्टेंस है बेटा वो दे रखी है जेड। इतनी कहानी है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन लोग को जो फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है पहला। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। दूसरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज नहीं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? थर्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू induced charge on inner surface of sphere, and electric field due to induced charge on outer surface of sphere. Electric field due to charge on
आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग को पता करना है कि कितना होगा। चलो कहानी समझ में आ गई होगी, कर लेते बेटा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो निकालते बेटा, ध्यान दो, समझो बात को। अब अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या जो इसके अंदर चार्ज है और जो यहां इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा? बच्चा बोले सर बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो इंड्यूस चार्ज हुआ, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है तो यहां पर तो जाहिर सी बात है चार्ज कैसा इंड्यूस होगा, माइनस क्यू इंड्यूस होगा। लेकिन होगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि यहां से तो डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इधर ज्यादा आएगी चार्ज डेंसिटी और इधर कैसी आएगी, कम आएगी। नॉन यूनिफॉर्मली है लेकिन है माइनस क्यू। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो सरफेस पर कितना हो जाएगा? बच्चा बोले सर ये तो क्यू प्लस क्यू हो गया। तो क्या इसकी वजह से ये जो अंदर जितना भी चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही ना, अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं पहुंचे, क्योंकि बीच में तो कंडक्टर आ गया। तो किसकी वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल और केवल कैपिटल क्यू प्लस क्यू की वजह से आएगा। और ये कितना है सर? ये चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो मैं इस पूरे को एक जगह सेंटर्ड कर दूंगा, और इस पूरे को अगर एक जगह सेंटर्ड कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कितना आ जाना चाहिए? बच्चा बोलेगा सर ये तो पता लग गया, कितना आएगा? के यहाँ वाला चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इधर से इधर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? बाई, तो बाई का स्क्वायर। समझ में आ गई पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। अब इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इनसाइड चार्ज है तो जीरो होना चाहिए। बेटा ध्यान दो बालक, इनसाइड जितना भी चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होना चाहिए? जीरो। और वो जीरो कब हो सकता है समझो? वो जीरो तब हो सकता है जब यहां पर चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज क्या है? माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उतना ही माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तब तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इनकी वजह से कितना हो गया? जीरो। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो प्लस क्यू की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? प्लस क्यू की वजह से तो अपन लोग मानेंगे इवन है, और उतना ही माइनस क्यू की वजह से होगा, तो एक मैं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, वही इंड्यूस चार्ज की वजह से आ जाएगा। निकाल लिया भाई, प्लस क्यू की वजह से कितना आना चाहिए? कि ये चार्ज प्लस क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। अब पूछा जाए इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज कितना आएगा? ये तो यार बात हम लोग निकाल चुके हैं, वो भी तो इतना ही आएगा, क्योंकि तभी तो नेट वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जीरो का। आउटर सरफेस पर बेटा जो चार्ज होगा उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? यार अब तो निकाल लिया कि आउटर सरफेस पर तो चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू प्लस क्यू, तो उसकी वजह से तो ये आ जाएगा आंसर। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में बच्चों को आ गई होगी, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब और ध्यान देते बेटा। अब मैं फिर से ये बोल दूं, मान लो अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है इसमें, अगर इसमें ये कह देते कि फाइंड करो बेटा पोटेंशियल, किस पॉइंट पर? एक तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, दूसरा यहां पर मैंने लेट कर लिया कोई पॉइंट बी है और ये सेंटर तो सी है, इन पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो यानी फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ए बी और सी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अलग न्यूमेरिकल है बेटा, आप लोग अलग लिखोगे। तो फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल कहां पर? ए पॉइंट पर कितना होगा, बी पर कितना होगा और सी पर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। निकालेंगे भाई। तो अगर मैं कहूं पोटेंशियल एट सी, सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चा बोले सर पोटेंशियल एट सी जो आएगा वो कितना हो जाना चाहिए? वो तो हो जाएगा बालक कितना? एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा भाई, एक तो इस चार्ज की वजह से यहां आएगा पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा? के क्यू बाई सी। दूसरा यहां जो चार्ज है बी पॉइंट पर, उसकी वजह से आना चाहिए। अब बी पर अंदर तो चार्ज कुछ भी नहीं है भाई, बी पर कोई चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन बी जो पॉइंट है, ये बी अंदर पॉइंट है, बी की वजह से थोड़ी ना आएगा, यहां जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। सर ये तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब कैसे निकालें? यार नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है,
लेकिन आएगा कितना, डी क्यू बाई आर, आर तो सेम है तो इसकी वजह से भी उतना ही पोटेंशियल आ जाएगा, यानी माइनस का के क्यू बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी जो भी होगी एंड दैट इज द रेडियस आर, तो इसकी वजह से आ जाएगा के माइनस का क्यू बाई आर। तीसरा बेटा बाहर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से, और वो कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू प्लस क्यू अपॉन में रेडियस कैपिटल आर। ये आ गया। बच्चा बोले सर मुझे तो बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो बेटा बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, ध्यान दो। अब अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल देखो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, और इसका अगर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां पर तो कोई इफेक्ट है नहीं, और अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं तो इसकी वजह से यहां जितना पॉजिटिव पोटेंशियल देगा उतना ही तो नेगेटिव पोटेंशियल देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो, यानी पोटेंशियल दोनों का कैसा होगा, सेम। तो जितना पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल उतना ही तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल, यानी बी पॉइंट पर तो पोटेंशियल बेटा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू की वजह से आएगा, वो कितना आ जाएगा के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन में आर। अब ये बाहर कोई पॉइंट है उस पर अगर पोटेंशियल निकाला जाए, यार उस पर भी पोटेंशियल निकाल देंगे, उस पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, बाहर वाले की वजह से आएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, वो हो गई अपने पास में के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू टाइम्स ऑफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज द बाय। सारी बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा अपन लोगों ने ये न्यूमेरिकल और इस तरीके की चीजें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैविटी में निपटा लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेट्स यानी कि सीट्स देखेंगे और उसमें अर्थिंग भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।